Okay, so let's start a new topic, that is agriculture. Do you know about agriculture? Anybody? किसी को एग्रीकल्चर के बारे में पता है? एग्रीकल्चर बेसिकली हम लोग को एग्रीकल्चर से क्या आइडिया है? खेती किसानी, कुछ अनाज उपजाना, पशु पालन करना, ये जो बेसिक आइडिया है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं. वी विल डिस्कस इट इन डिटेल. अब देखिए एग्रीकल्चर में जो हम लोग को जानना जो है वो है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? तो एग्रीकल्चर जो है ये लैटिन वर्ड से प्राप्त है. लैटिन वर्ड एग्री, एग्री का मीन्स क्या होता है? फील्ड. और कल्चर मीन्स क्या होता है? कल्टीवेशन. फील्ड पर जो भी कल्टीवेशन होता है, तो फील्ड पर क्या कल्टीवेशन करेंगे? क्रॉप्स का करेंगे. तो एग्रीकल्चर इज कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स. ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है? कल्टीवेशन ऑफ लैंड एंड ग्रोइंग क्रॉप्स. इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर कहते हैं. जब हम एक जमीन पर फसल को उपजाते हैं, उसको कल्टीवेट करते हैं, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? एग्रीकल्चर कहेंगे. ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन और मीनिंग हुआ कि एग्रीकल्चर एक लैटिन वर्ड है जिसमें एग्री का मतलब क्या होता है? फील्ड, एंड कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्टीवेशन. ठीक है. नेक्स्ट इज why is it important? What is the use of agriculture? Why it is so important agriculture? तो आप बताइए, बिना खाने के आदमी सरवाइव कर पाएगा? नहीं. प्राइमरी नीड है ये, जो ह्यूमन का जो सबसे बेसिक नीड होता है भोजन, उसके फुलफिलमेंट को ये पूरा करता है. ठीक है, ऐसा नहीं था कि आज से 8,000 साल पहले चाहे 10,000 साल पहले कोई एग्रीकल्चर नहीं करता तो सरवाइव नहीं करता था. करता था, लेकिन वो एक अलग दुनिया थी. आज के समय में ये बहुत ही बेसिक नेसेसिटी हो गया है कि अगर आप क्रॉप को कल्टीवेट नहीं करेंगे, ग्रो नहीं करेंगे, तो फिर आपको नुकसान होगा. अब जैसे देखते हैं, पहला पॉइंट दिया है वन ऑफ द ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन. इकोनॉमिक मतलब आर्थिक गतिविधि है. सबसे प्राइमरी बेसिक जो आर्थिक गतिविधि होती है मनुष्य की, वो होती है क्या? एग्रीकल्चर होती है. ठीक है. अब एग्रीकल्चर जो है, आप ऐसा नहीं है कि फसल जो उगाए हैं वो कम्प्लीटली आप या फिर आपकी फैमिली कंज्यूम कर लेगी. उसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे? आप अपनी ज़रूरत के हिसाब का चीज़ क्या करेंगे? रख लेंगे और बाकी को सेल कर देंगे, बेच देंगे. ठीक है. तो इकोनॉमिक आर्थिक गतिविधि जो होती है अनाज का, ये बहुत प्राचीन समय से ही चला आ रहा है. ठीक है. खरीद और बेच का जो अनाज का कार्य है बहुत प्राचीन समय से ही आ रहा है. प्राइमरी ह्यूमन एक्टिविटी है ये. ठीक है, मनुष्य की गतिविधि है. और हेल्प ह्यूमन अडॉप्ट टू ए सेडेंट्री लाइफ स्टाइल एंड एस्टेब्लिश परमानेंट सेटलमेंट. सेडेंट्री लाइफ स्टाइल मतलब अगर हम बात करें तो हम ह्यूमन इवोल्यूशन के क्रम को अगर स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो उसमें पता चलता है कि मनुष्य पहले क्या था? नोमैड्स था. नोमैड्स का मतलब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते रहता था. किस चीज़ के लिए? 3 चीज़ के लिए: फूड, शेल्टर, प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. ठीक है. फेवरेबल कंडीशन उसमें आप ऐड कर सकते हैं 4 पॉइंट, जिससे आदमी बचने के लिए जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते रहता था. अब इसमें जो है सेडेंट्री क्या हो गया कि जब मनुष्य को पता चल गया, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट उसका फुलफिल हो गया कि भोजन हमको ढूंढने कहीं जाना नहीं है, भोजन को हम अपने पास ही क्या कर सकते हैं? उगा सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं. कल्टीवेशन उसको आ गया, तो उसका लाइफ जो इधर उधर माइग्रेटरी था वो रुक गया, सेडेंट्री हो गया. परमानेंट सेटलमेंट आ गया कि स्थिर हो गया, वो उसका निवास फिक्स हो गया, उसका घर फिक्स हो गया कि जहाँ पर हम अनाज उगा रहे हैं तो उस अनाज को क्या करना है? संरक्षित रखना है, बचा के रखना है कि कोई जानवर नहीं खा ले, या फिर उसका टेक केयर करना है, उसको समय समय पर सिंचाई करना है, उसके अंदर से घास फूस को जो है, वीड्स को जो है हटाना है. ये सारी चीज़ें जो है, इसको करने के लिए आदमी को क्या करना पड़ेगा? रुकना पड़ेगा, रहना पड़ेगा एक जगह पर. तो परमानेंट सेटलमेंट जो है ह्यूमन सिविलाइजेशन में जो है ऐसे आया. प्लेड अ की रोल इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. अब जब मनुष्य एक जगह पर रुक गया, खेती करने लगा, घर बनाने लगा, तो धीरे धीरे मानव सभ्यता का क्या होने लगा? विकास होने लगा. ह्यूमन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होने लगा. पहले माइग्रेटरी था, आदमी का सिर्फ 3 ही 4 मकसद था कि हमको भोजन मिल जाए शिकार करके या फिर जंगलों से कलेक्ट करके. दूसरा था कि जंगली जानवरों से बच जाए, जो खतरनाक जंगली जानवर हैं उनसे बचने के लिए लाइफ थ्रेटनिंग होते थे तो उनको भागना पड़ता था.
तीसरा फेवरेबल कंडीशन, मान लीजिए भीषण ठंडी आ गई, सूखा आ गया, गर्मी आ गया, तो उससे बचने के लिए वो दूसरी जगह चले जाते थे। तो वो व्यक्ति जो उस समय का समाज जो था, उस समय का अर्ली ह्यूमन बीइंग थे, तो वो बाकी और किसी एस्पेक्ट पर सोच विचार नहीं कर सकते थे। तो बाद में जब स्टेबलाइजेशन आया उनका जीवन में, स्थिरता आई, भोजन को उनको ढूंढना नहीं पड़ता था, इधर उधर माइग्रेट नहीं करना पड़ता था। कुछ लोग जो है कल्टीवेशन में लगे, जो खाली थे वो किसी अपने दिमाग को जो है दूसरी तरफ डाइवर्ट किए, कुछ नए नए अनुसंधान किए, चक्का बनाए, व्हील बनाए, अलग अलग पॉटरी के काम में चले गए, टूल्स बनाने के काम में चले गए। तो अलग अलग गतिविधियों में जब वो इन्वॉल्व हुए तो एक मानव सभ्यता एक धीरे धीरे विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने लगा। ठीक है, तो ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो मनुष्य को क्या दिया, स्टेबिलिटी दिया, स्थिरता दिया। नेक्स्ट आते हैं, क्या पॉइंट दिया हुआ है, फ्रॉम हंटिंग टू फार्मिंग, फ्रॉम हंटिंग टू फार्मिंग। अभी आपको बताया कि अर्लीस्ट ह्यूमन जो थे वो क्या करते थे, भोजन के लिए शिकार करते थे, इधर उधर घूम रहे हैं, जहाँ उनको शिकार दिखा और उसका उन्होंने शिकार किया। अब शिकार करने के पश्चात जो है अब क्या करने लगे, फार्मिंग करने लगे। अर्ली ह्यूमन फर्स्ट डिपेंड ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग। जो प्राचीन ह्यूमन थे वो हंटिंग और गैदरिंग पर डिपेंड करते थे, जानवरों का शिकार करना और जंगलों से जो है भोजन को एकत्रित करना। ठीक है, जैसे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको खाया जा सकता है, उसके फल को खा सकते हैं, उसकी पत्तियों को खा सकते हैं, या फिर उसकी जड़ों को खा सकते हैं। कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके जड़ को खा सकते हैं, जिनके जो है तना को खा सकते हैं, जिनके फ्रूट्स को खा सकते हैं, जिनके लीव्स को खा सकते हैं। सो अर्लियर ह्यूमंस वर डिपेंडेंट ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। ठीक है, लेटर ऑन दे स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड कल्टिवेशन ऑफ प्लांट इनेबल मोर सेटल्ड लाइफ। जैसे जैसे सिविलाइजेशन आगे बढ़ता गया वैसे वैसे डोमेस्टिकेशन होने लगा। आप क्या बता सकते हैं कि सबसे पहला कौन सा जानवर को डोमेस्टिकेट किया था आदमी? डॉग। सबसे पहला जो जानवर था जिसको मनुष्य ने डोमेस्टिकेट किया, पालतू बनाया, वो क्या था? डॉग था। सबसे पहले डॉग को किया। डॉग को करने का बेनिफिट क्या हुआ? तो डॉग जो था वो अलर्ट कर देता था किसी जानवर के प्रति, बाकी जो खूंखार जानवर है उसके प्रति अलर्ट कर देता था, आपको जागरूक कर देता था। सेफ्टी के लिए वो बहुत प्रोमिनेंट था। धीरे धीरे जो है वो गाय को किए, बाकी जानवरों को किए, जिससे वो डिपेंड कर गए। काऊ को किए तो काऊ के मिल्क का उन्होंने इस्तेमाल करना चालू किया, या फिर उनका जो है इस्तेमाल आप उसको फील्ड में कर सकते हैं, खेत के फील्ड में कर सकते हैं, अपने कल्टीवेशन के दौरान कर सकते हैं। तो ऐसे करके धीरे धीरे डोमेस्टिकेशन करने लगे, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स करने लगे, और जिसकी वजह से उनका जीवन सेटल्ड लाइफ हो गया। ठीक है, एक जगह स्थिर हो गया, घर हो गया, परिवार हो गया, पड़ोसी हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं तो ये देखते हैं। जैसे सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब क्या होता है? रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर सिल्क। आप देखते होंगे आपकी मम्मी के पास सिल्क के कपड़े होंगे। वो सिल्क का कपड़ा किससे बनता है? सिल्क से बनता है। ठीक है, वो सिल्क आता कहाँ से है? तो सिल्क वॉर्म से आता है। तो उतने बड़े पैमाने पर सिल्क वॉर्म का जो है प्रोडक्शन कराना, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज पिसीकल्चर, मछली पालन, रियरिंग ऑफ फिशेज, मछलियों का पालन करना, उसको क्या कहते हैं? पिसीकल्चर। ये टर्म्स हैं जिनको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है, याद रखना है। विटीकल्चर क्या होता है? तो कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, माने ग्रेप्स की खेती कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? विटीकल्चर कर रहे हैं। और नेक्स्ट इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है कि अगर आप प्रिसाइजली सिर्फ और सिर्फ जो है क्या कर रहे हैं? फ्लावर्स की खेती कर रहे हैं, बहुत सारे 2-3 प्रकार के फ्लावर लगा दिए आप, या फिर जो है आप फ्रूट्स की खेती कर रहे हैं, या फिर जो है आप वेजिटेबल्स की खेती कर रहे हैं, तो उसको हम लोग किस में कंसिडर करते हैं? हॉर्टिकल्चर में कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये सारे एग्रीकल्चर के अधीन ही आते हैं, लेकिन मोर स्पेशलाइजेशन हो गया। जैसे डॉक्टर्स में होता है स्पेशलिस्ट, डायबिटीज़ का डॉक्टर है तो डायबिटोलॉजिस्ट हो गया, फीमेल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है तो गायनी हो गया, हार्ट से रिलेटेड है तो कार्डियोलॉजिस्ट है, सब कोई डॉक्टर ही, लेकिन अलग अलग विभाग टर्मिनोलॉजी दे दिया गया। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको समझा देगा कि किसके बारे में बात हो रही है। जैसे कि सेरीकल्चर है, मैंने सिल्क के रियरिंग के बारे में बात हो रही है। पिसीकल्चर है तो फिशेस के रियरिंग के बारे में बात हो रही है। विटीकल्चर है तो ग्रेप्स के रियरिंग के बारे में बात हो रही है।
हॉर्टिकल्चर है तो इसमें जो है आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फिर जो है आप फ्लावर्स का जो है कल्टीवेशन करते हैं, उसकी बात हो रही है। तीसरे स्लाइड पर आते हैं, ओरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर, शुरुआत कहां से होता है, ठीक है, खेती किसानी चालू कैसे हुआ, इसका प्रमाण क्या है। कथाओं से नहीं होगा, जब हम पढ़ रहे हैं एसएसटी तो इसमें हमको क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए। तो अर्लीस्ट प्रूफ हमको कब मिला, जो एग्रीकल्चर का अर्लीस्ट प्रूफ था वो कब मिला, तो हमें मिला अर्लीस्ट एविडेंस जो फार्मिंग का हमें मिलता है वेस्ट एशिया में करीब आज से 8000 साल पहले, 8000 years ago we have the evidence from now। आज के समय में हमारे पास 8 साल पुराना एविडेंस है। ये एविडेंस कैसे मिला, आर्कियोलॉजी से मिला होगा। एक्सकेवेशन, जब आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकेवेशन कर रहे होंगे किसी साइट का तो उन्हें कुछ ग्रेन्स मिले होंगे और उस ग्रेन्स का उन्होंने क्या किया होगा, कार्बन डेटिंग किया होगा, तो उससे उनको पता चल जाता है कि ये अनाज कितना साल पुराना है, वो बीज कितना साल पुराना है। तो कार्बन डेटिंग से हमें जो है आइडिया लगता है कि वेस्ट एशिया में जो है फार्मिंग करीब 8000 साल पहले स्टार्ट हो चुके थे। मैक्सिको में हमें मेज का एविडेंस मिलता है जो करीब 6500 साल 6500 years ago पहले ग्रो किया जाता था। चाइना, राइस वॉज फर्स्ट कल्टिवेटेड, चाइना में पहली बार राइस का कल्टीवेशन हुआ था और वो कब हुआ था, 5000 years ago हुआ था, 5000 साल पहले। एंशिएंट इजिप्ट को अगर हम स्टडी किए हैं तो उसमें हमने क्या पाया एंशिएंट इजिप्ट में, कि रिवर नाइल है, एक नाइल रिवर है, आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नाइल। तो उस नाइल रिवर के आसपास जो है हमें जो है फार्मिंग का एविडेंस मिलता है, क्योंकि पहले कोई भी जो है सिविलाइजेशन का ग्रोथ हुआ है वो कहाँ हुआ है, नदी के किनारे हुआ है। क्योंकि कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जो सबसे बेसिक नेसेसिटी है वो क्या है, वाटर है। अब ऐसा तो नहीं कि बहुत दूर खेती कर रहे हैं और पानी बाल्टी बाल्टी ले जाके सप्लाई करेंगे वहाँ पर, पॉसिबल तो है नहीं। तो आपको जाहिर सी बात है कि आप नदी के आसपास होंगे तभी आप कल्टीवेशन कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। तो आप स्टडी जब करेंगे तो आप पाएंगे कि जितने भी सारे सिविलाइजेशन का ग्रोथ हुआ है वो नदी के आसपास ही हुआ है, क्योंकि वहाँ पे फूड की अवेलेबिलिटी बनी रहती है, पानी आसपास में है तो आप आसानी से जो है फार्मिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो ये हमें एविडेंस के बारे में पता चला कि कब कहाँ कितना पुराना जो है हमें एग्रीकल्चर का एविडेंस मिला है। कुछ आइडियाज़ दिए गए हैं यहाँ पे, क्या दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर मेड परमानेंट सेटलमेंट पॉसिबल एंड बिकेम अ की फैक्टर इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। अभी हम लोग पढ़े सेम चीज़ है कि एग्रीकल्चर की वजह से ही ह्यूमन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हो पाया। नाउ की फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को जो है इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं। तो आप देखते हैं क्लाइमेट है, सॉइल है, रेलिफ है एंड ह्यूमन फैक्टर। इनके वजह से क्लाइमेट आपका क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। पॉज करो। सो क्लाइमेट है, सॉइल है, रेलिफ है एंड ह्यूमन फैक्टर्स है। ये चार चीज़ जो है वो आपके एग्रीकल्चर को प्रभावित करता है, ठीक है। क्लाइमेट कैसे करता है, क्लाइमेट जलवायु, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं क्लाइमेट में, जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, सॉइल की क्वालिटी हो गई। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिटरमाइन करती हैं क्या, आपका कल्टीवेशन कैसा होगा, फसल कैसा होगा। क्लाइमेट में देखते हैं तो जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, क्लाइमेट के अंदर भी बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, प्रेसिपिटेशन होता है, ह्यूमिडिटी होता है, विंड की स्पीड होती है, लेकिन उनमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला फैक्टर जो होता है वो होता है क्या, टेम्परेचर, तापमान। टेम्परेचर जो है प्लांट के ग्रोथ को और उसके ग्रोइंग पीरियड को डिटरमाइन करता है, ठीक है। कितना लंबा उसको सनलाइट मिल रहा है, किस टेम्परेचर का सनलाइट मिल रहा है, यह डिटरमाइन करता है कि प्लांट का ग्रोथ कैसा होगा। एनुअल एंड सीजनल रेनफॉल, सालाना या फिर जो है उसके सीजन में, जो प्लांट का अपना सीजन है उस सीजन में उसको कितने पानी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अर्लियर पुराने समय में अगर हम देखें तो जो फार्मर्स थे वो कम्प्लीटली मॉनसून पर डिपेंडेंट थे अपने फूड ग्रो के लिए। आज के समय में हमारे पास अलग अलग टेक्निक हो गया है इरिगेशन करने का, लेकिन पुराने समय में जो एग्रीकल्चर था वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट था नेचर पर।
रेनफॉल पर। तो वही चीज़ बोल रहा है कि एनुअल और सीजनल रेनफॉल पर भी जो है डिटरमाइन करता है कि आपका कल्टीवेशन कैसा होगा, एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट जो है कैसा होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज सॉइल। सॉइल में अगर हम देखते हैं तो सॉइल अलग अलग प्रकार के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलुविलियल सॉइल, सैंडी सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, ठीक है, अलग अलग प्रकार के आपके जो है सॉइल होते हैं। वो सॉइल किस प्रकार के क्रॉप के लिए सूटेबल है, अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग सॉइल आपका सूटेबल होता है, ठीक है। अब कॉटन के लिए जो है आपको ब्लैक सॉइल चाहिए या फिर एलुविलियल सॉइल चाहिए। राइस ग्रो करते हैं तो आपके लिए जो है क्लेई सॉइल चाहिए, वाटर रिटेनिंग सॉइल। चावल के खेती करने में बहुत सारा पानी का रिक्वायरमेंट होता है, तो पानी स्टैग्नेंट होना चाहिए, रुका हुआ होना चाहिए। अगर सैंडी सॉइल पर आप चाहें कि आप राइस की कल्टीवेशन कर लें तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सैंडी सॉइल में पानी को रिटेन करने की क्षमता नहीं होती है। पानी जो होगा सीपेज करके ग्राउंड में चला जाएगा। लेकिन अगर क्लेई सॉइल होगा तो वो पानी को क्या करेगा, स्टैग्नेंट करके रोक के रखेगा, जिसकी वजह से आपका जो राइस का कल्टीवेशन है वो अच्छा होगा। तो आपका एग्रीकल्चर जो है सॉइल पर भी निर्भर करता है। तीसरा है रेलिफ, एल्टीट्यूड एंड स्लोप। एल्टीट्यूड एंड स्लोप, एल्टीट्यूड क्या होता है, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, ठीक है, हाइट। स्लोप बोल दिया तो ऐसे ढलान हो गया, तो ढलान कहाँ आपको देखने को मिलेगा, स्लोप आपको माउंटेन्स पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब माउंटेन्स का दिक्कत क्या होता है कि स्लोपी सरफेस होने की वजह से पानी रुक नहीं सकता है वहाँ पर, ठीक है। पानी गिरेगा तो स्लोपी सरफेस पर वो रन ऑफ कर जाएगा, ढूल के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखते हैं वो हिमालय जो है वो प्रोवाइड करता है टेम्परेट कंडीशन, हिली स्लोप सूटेड टी एंड सम टेम्परेट फ्रूट्स, राइस ग्रोज ऑन प्लेन्स। समतल भूमि पर ही हम लोग चावल की खेती कर सकते हैं, क्योंकि पानी वहीं पर रुकेगा, टिकेगा। पहाड़ी इलाके में नहीं टिकता है। वहाँ पर भी होता है खेती, लेकिन उसके लिए वो पहाड़ को क्या करते हैं, स्टेप्स में कट करते हैं, स्टेप फार्मिंग उसको कहेंगे हम लोग, आगे पढ़ेंगे हम लोग। उसके साथ ही साथ चौथा फैक्टर जो बात करते हैं वो है ह्यूमन मेड फैक्टर, मनुष्यों के द्वारा बनाया गया ऐसा परिस्थिति, वो भी जो है आपके एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स जो होते हैं ये एग्रीकल्चर को, क्रॉप को और एनिमल रियरिंग को जो है बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर बहुत गरीब देश है तो वो कल्टीवेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। कल्टीवेशन अगर बीज लगा भी दिया तो उसके पास इरिगेशन का संसाधन नहीं है, उसके पास फर्टिलाइजर्स नहीं है। तो बहुत हद तक जो है ये सारे फैक्टर्स भी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक फैक्टर्स भी जो हैं ये आपके एथी को इन्फ्लुएंस करते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। कितने प्रकार के एग्रीकल्चर होते हैं? पहला पॉइंट दिया हुआ है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और दूसरा दिया है कमर्शियल एग्रीकल्चर। क्या दिया हुआ है? सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में क्या बताया है कि स्मॉल स्केल फार्मिंग मेनली प्रोवाइड सफिशिएंट फूड फॉर फार्मर्स एंड देयर फैमिलीज। इस प्रकार के किसानी में किसान जो होता है बस उतना ही भोजन उगा पाता है, ग्रो कर पाता है जितना उसके परिवार के फुलफिलमेंट के लिए जरूरी है। द फार्मर ओनली फुलफिल इट्स फैमिली रिक्वायरमेंट, अपने परिवार की जरूरत को करता है, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्लैश और बर्न या फिर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इसके प्रकार हो गए। इसके दो प्रकार हो गए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड स्लैश एंड बर्न, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। दूसरा है कमर्शियल एग्रीकल्चर। कमर्शियल, व्यापारिक दृष्टि से जो खेती किसानी कर रहे हैं, तो व्यापारिक दृष्टि में क्या हो जाता है कि आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं जिससे बाकी लोगों को मार्केट में क्या किया जा सके, सेल किया जा सके, उसे बेचा जा सके, उससे आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। फार्मिंग मेनली फॉर मार्केट एंड सेल पर्पजेज, ठीक है, ऑफन ऑन लार्ज फार्म्स यूजिंग मॉडर्न मशीनरी। तो कमर्शियल फार्मिंग जो होता है आपका मार्केट के लिए और सेल के लिए होता है, मतलब इतना अनाज आप उगाते हैं कि आप उसको बेच सके। आप जैसे गन्ने की खेती करते हैं तो गन्ना का प्राइमरीली घर में बेसिक तौर पर नहीं यूज़ है, वो कहाँ जाएगा, गन्ना मिल में जाएगा, शुगर मिल में जाएगा, वहाँ से चीनी बनेगा, मार्केट में जाएगा, वहाँ पे बिकेगा, तब हमारे घर में आएगा। लेकिन गेहूँ है आपका या फिर चावल है,
तो इसका इस्तेमाल हम लोग डायरेक्टली अपने घर में कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में अंतर समझिए कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या आ सकता है, जो बेसिक नेसेसिटी वाली चीज़ें हैं वो वैसे क्रॉप्स आ सकते हैं जो एक परिवार के भोजन के फुलफिलमेंट को पूरा करें। और कमर्शियल फार्मिंग में जिसे आप बेचते हैं, जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, गन्ना हो गया, और बड़े स्केल पर जो भी क्रॉप आप ग्रो कर सकते हैं। प्लांटेशनल एग्रीकल्चर, कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन, मिक्स्ड फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग एंड हॉर्टिकल्चर, ये जो है आपकी कमर्शियल एग्रीकल्चर के पार्ट होते हैं।